नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, उसका पाठ 2 तक जो चैप्टर था उसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवा चुकी हूँ और आज पाठ 3 है अफवाह स्वरूप। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न संख्या 1 है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। 4 राज्यों का नाम है, तो आप ऑप्शन नंबर क के साथ चलिए मध्य प्रदेश। दूसरा है कि निम्न में से कौन लवणीय झील है। 4 ऑप्शन है, तो ग जो है ना सांभर झील, उसको लवणीय झील कहा जाता है। अब गंगा नदी पर गांधी सेतु किस राज्य के लिए अवस्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ग के साथ चलिए पटना। कौन सी नदी अंश घाटी से होकर के गुजरती है, प्रश्न संख्या 4 है। तो तापी नदी जो है ना वह अंश घाटी से होकर के गुजरती है, इसका सही जवाब होगा तापी। आगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो गोदावरी जो है ना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 6 है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता जो है ना 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 में सांगपो किस नदी का उपनाम है। तो सतलुज जो है ना उसका उपनाम सांगपो है। प्रश्न संख्या 8 है इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन सा है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि 4 ऑप्शन रहेंगे, गर्म जल का प्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ग के साथ ये ब्रह्मकुंड जो है ना उसे गर्म जल के प्रपात के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। तो गोसाई धाम जो है ना इसका उद्गम स्थल है। बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो जल विभाजक का कार्य देखते हैं कि 2 दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करना इसका कार्य है। नाम से ही पता चलता है कि जल विभाजक। उदाहरण देखिए कि सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जो है इसका उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2 में भारत में सबसे विशाल नदी कौन सी है। तो भारत में जो सबसे विशाल नदी है उसका नाम है दोनी गंगा। प्रश्न संख्या 3 है सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है और गंगा कहां से निकलती है। तो जानते हैं आप लोग कि गंगा नदी देवप्रयाग से निकलती है। प्रश्न संख्या 4 में गंगा की 2 प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है और यह कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो गंगा की 2 प्रारंभिक धाराओं के नाम है भागीरथी और अलकनंदा और ये दोनों जो है ना उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती है। देवप्रयाग में जाकर के ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा जो है वो मिल जाती है और उसके बाद क्या होता है गंगा नदी का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 5 में लंबी पारा होने के बावजूद भी तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो तिब्बत एक शीत एवं शुष्क प्रदेश है, सभी जानते हैं, जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है, अतः इस क्षेत्र में नदी में कम गाद होती है, यही कारण है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियां बसान घाटी से होकर के बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, कैसी आकृति बनाती है। तो नर्मदा तथा तावी नदियां जो है ना वो बसान घाटी से होकर के गुजरती है तथा समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे जल प्रपात का निर्माण करती है, जब समुद्र में प्रवेश करती है ना उससे पहले। बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमालय और प्रायद्वीपीय, तो दोनों का वर्णन करना पड़ेगा। तो भारत की नदियां जो है ना मुख्यतः 2 भागों में रखा गया है भारत की नदियों को। पहला है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत या पठार की नदियां, इसका उपनाम है पठार की नदियां, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो हिमालय की नदियां जो है वह हिमालय प्रदेश से निकलने वाली नदियों को जल वर्षा के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से प्राप्त होती है और हिमालय की नदियों को हम प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हुए 3 भागों में बांट सकते हैं।
अब उस 3 भाग को देखते हैं कि सिंधु व्यवस्था की नदियां, इसमें क्या होता है कि सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम प्रमुख है। फिर है गंगा व्यवस्था की नदियां, इसमें यमुना आ जाते हैं, रामगंगा, गोमती, शारदा, सरयू, गंडक जो कि समस्तीपुर में भी है, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। और उत्तर के पर्वतीय भाग से चंबल, बेतवा, केन, सोन और पुनपुन दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां हैं। फिर तीसरा आ गया ब्रह्मपुत्र व्यवस्था की नदियां, इसमें कौन सब आते हैं? तो यह मानसरोवर झील के समीप से निकलकर उत्तर पूर्व से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है, इन करती है। एक का तो व्याख्या कर चुकी मैं, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की नदियों से सर्वथा भिन्न है, वह अलग है हिमालय की नदियों से। कैसे है ये देखते हैं कि ये जल के लिए पूर्णतः मानसून पर आश्रित है। दूसरा है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगाई जो पूर्व की ओर बहती है। तीसरा है कि चंबल, बेतवा, सोन इत्यादि नदियां जो उत्तर की ओर बहती है। और दक्षिण की नदियों में सबसे बड़ी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और महानदी गोदावरी से उत्तर है और कृष्णा नदी जो है ना वह गोदावरी से दक्षिण में है। प्रश्न संख्या 2 में प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पूर्व प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व बहने वाली नदियां जल के लिए मानसून पर निर्भर नहीं होती है, यह जलप्रपात नहीं बनाती है, इसका मार्ग जो है ना उभर खाबर नहीं होता है, अतः इनका उपयोग आवागमन के लिए होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पश्चिम प्रायद्वीपीय पठार, तो पश्चिम प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम बहने वाली नदियां जो है ना वह जल के लिए मानसून पर निर्भर करती है, ठीक अपोजिट। और यह जलप्रपात बनाती है, वह जलप्रपात नहीं बनाती, समझते चलिए, लेकिन यह जलप्रपात बनाती है। और मार्ग जो है इसका वह उबड़ खाबड़ होने के कारण इनका उपयोग आवागमन के लिए नहीं होता है। आगे भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, देखते हैं। ये सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है नदियां, और भारत की आधी सिंचित भूमि जो है नदियों से सिंची जाती है। दूसरा है ये बाढ़ के समय नई मिट्टी बिछाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। तीसरा है ये यातायात के साधन है, जल मार्ग से भी लोग यातायात करते हैं। चौथा है जल विद्युत उत्पादन के साधन है, तो जल शक्ति का भंडार है, क्या? तो नदियां। और पांचवा है ये मछली उत्पादन के भी साधन है। प्रश्न संख्या 4 में भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए, उदाहरण भी पूछा जाए एग्जाम्पल के साथ। तो देखते हैं कि झीलों के प्रकार का वर्णन किस तरह से है। धसान घाटी झील, तो धसान घाटी में जब झील का जमाव होता है तो इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका की विक्टोरिया और न्यासा, ये दोनों उदाहरण हैं। फिर है गोखुर झील, नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है ना या भूमि की ढाल कम हो जाती है तो उसके मार्ग में क्या हो जाता है? विसर्पण पैदा होने लगता है और अंत में विसर्पित मार्ग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है, जिसका आकार गाय के खूर के समान हो जाता है। इसे गोखुर झील कहते हैं, उसी का शेप होने के कारण ऐसे को गोखुर झील कहा जाता है। बेगूसराय का कांवर झील इसका उदाहरण है, आप देखिएगा ना तो ऐसे ही दिखाई देगा। अब क्रेटर झील, तो जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का निकलना बंद हो जाता है तो क्रेटर में पानी जमा होकर झील में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है। भूगोल का जो चैप्टर था 3 अफवाह स्वरूप, तो उसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया है। और भूगोल जो है ना सभी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो मेरे प्रश्नोत्तर करवाने से आप लोगों को जरा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।